क्या हो अगर वो सारी जानकारी अचानक गायब हो जाए जिस पर पूरी दुनिया की शांति टिकी है। ये कोई साईफाई मूवी का सीन नहीं है, ये एक ऐसी हकीकत है जिसने सच में ग्लोबल सिक्योरिटी को बिल्कुल अंधेरे में धकेल दिया है। जो इंटरनेशनल न्यूक्लियर सेफगार्ड्स दुनिया को सेफ रखने का काम करते थे, वो अब पूरी तरह से डाक हो चुके हैं। एक सवाल जो सबको परेशान कर रहा है, जब ऐसी मॉनिटरिंग अचानक ठप हो जाए तो आखिर क्या होता है? डेटा एक बिल्कुल अलग ही कहानी बयान कर रहा है। हाल ही में हुए सैनिक हमलों ने एक ऐसा इंफॉर्मेशन वैक्यूम यानी जानकारी का वॉइड पैदा कर दिया है जिसका सीधा असर पूरी दुनिया की सिक्योरिटी पर पड़ रहा है। जब ग्लोबल मॉनिटरिंग की आंखें बंद हो जाती हैं ना, तो समझिए खतरा अपने सबसे बड़े रूप में सामने आता है। आइए सीधे फैक्ट्स पर आते हैं। 27 फरवरी 2026 इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA की ये ऑफिशियल रिपोर्ट देखिए। ये दस्तावेज सिर्फ कुछ कागज का टुकड़ा नहीं है, बल्कि एक बेहद संगीन चेतावनी है जो हालात की गंभीरता को बिल्कुल साफ कर देती है। द न्यूक्लियर ब्लाइंड स्पॉट। आइए इस परमाणु अंधापन को और करीब से समझते हैं। अब थोड़ा बेसिक समझते हैं। न्यूक्लियर सेफगार्ड्स आखिर होते क्या हैं? असल में ये वो वेरिफिकेशन एक्टिविटीज हैं जो इस बात की गारंटी देती हैं कि किसी भी देश का घोषित न्यूक्लियर मटेरियल सिर्फ और सिर्फ शांतिपूर्ण कामों में ही इस्तेमाल हो रहा है। तो जाहिर है, जब ये इंटरनेशनल मॉनिटरिंग सिस्टम फेल होता है तो इसका डायरेक्ट असर वैश्विक सुरक्षा पर पड़ता है। और यहीं से सबसे बड़ी प्रॉब्लम शुरू होती है। ये कुछ ऐसी जानकारियां हैं जिन्हें दुनिया अब वेरीफाई ही नहीं कर सकती। चाहे वो एनरिचमेंट रिसर्च और डेवलपमेंट का सस्पेंशन हो, सेंट्रीफ्यूग इक्विपमेंट की एग्जैक्ट लिस्ट हो, हेवी वाटर प्रोजेक्ट्स का स्टेटस हो या फिर रीप्रोसेसिंग एक्टिविटीज। मिलिट्री ऑपरेशंस के बाद से यह सब कुछ एक मैसिव ब्लाइंड स्पॉट बन चुका है। स्ट्राइक्स एंड सेवर्ड सेफगार्ड्स। आइए इस टाइमलाइन को ध्यान से देखते हैं कि ये सुरक्षा टूटी कैसे। ये कूटनीतिक पतन एक दिन में नहीं हुआ। जून 2025 में न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर पहले हमले होते हैं। उसी महीने के आखिर तक सेफ्टी रीजन से IAEA अपने सभी इंस्पेक्टर्स वापस बुला लेती है। फिर नवंबर 2025 आता है जब कायरो एग्रीमेंट खत्म कर दिया जाता है। और फाइनल ब्लो फरवरी 2026 की हवाई जंग, जिसने हॉर्मुज ब्लॉकेड को जन्म दिया। ये पूरा का पूरा एक चेन रिएक्शन की तरह था। अब फैसिलिटीज के बीच का फर्क भी बड़ा साफ है। नातान्स, फोर्डो और आरक जैसी मेन स्ट्रैटेजिक साइट्स पर जब स्ट्राइक्स हुए तो वहां IAEA को लगातार 8 महीने तक जीरो एक्सेस मिला, यानी बिल्कुल कोई जानकारी नहीं। वहीं दूसरी तरफ बुशेयर जैसी कुछ लोकेशंस पर लिमिटेड एक्सेस जरूर है, लेकिन जो एक लगातार मॉनिटरिंग होती है, जिसे कंटिन्यूटी ऑफ नॉलेज कहते हैं, वो पूरी तरह से टूट चुकी है। द यूरेनियम स्टॉकपाइल। अब जरा हार्ड डेटा पर नजर डालते हैं जो ब्लैकआउट से ठीक पहले था। ये नंबर ना अपने आप में पूरी कहानी बयान कर देता है। 9874.9 किलोग्राम। जून 2025 के हमलों से ठीक पहले का ये एकमात्र वेरीफाइड एस्टिमेट है। ये उस वक्त का टोटल एनरिच्ड यूरेनियम का भंडार था। इस स्टॉकपाइल के ब्रेकडाउन को बारीकी से समझना बहुत जरूरी है। यहाँ सबसे खास ध्यान देने वाली फिगर वो 440.9 किलोग्राम है, जो 60% तक एनरिच्ड था। ये लेवल वेपन्स ग्रेड प्योरिटी के बेहद करीब होता है। बाकी मटेरियल 2 से 20% तक अलग अलग एनरिचमेंट लेवल्स में बटा हुआ है। इस पर IAEA के डायरेक्टर जनरल का ऑफिशियल बयान बिल्कुल सुनने लायक है। उन्होंने अपनी ऑफिशियल रिपोर्ट में सीधे तौर पर कहा है कि घोषित हाईली एनरिच्ड और लो एनरिच्ड यूरेनियम को वेरीफाई करने के लिए एजेंसी के पास एक्सेस न होना प्रोलिफरेशन यानी प्रसार की चिंता का एक बहुत बड़ा विषय है। ये शब्द काफी वजन रखते हैं। अनवेरिफाइड फैसिलिटीज एंड एक्टिविटीज। प्रोडक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर पर नजर ना होने का कैसा कैस्केडिंग इफेक्ट होता है, चलिए देखते हैं। ये कोलैप्स एकदम स्टेप बाय स्टेप हुआ। पहला स्टेप, स्ट्राइक्स की वजह से सेंट्रीफ्यूज असेंबली और हेवी वाटर प्रोडक्शन को भारी नुकसान पहुंचता है। दूसरा स्टेप, IAEA के सभी कैमरास और मॉनिटरिंग एक्सेस पूरी तरह से कट दिए जाते हैं। और तीसरा स्टेप, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के तहत जो शांतिपूर्ण उपयोग का वेरिफिकेशन होना चाहिए, वो कंप्लीटली नामुमकिन हो जाता है। रीजनल सिक्योरिटी एंड चोक पॉइंट्स। ये न्यूक्लियर ब्लाइंड स्पॉट आखिर ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस में कैसे बदल गया? 20%। इस फिगर को थोड़ा पर्सपेक्टिव में रखते हैं। दुनिया की लगभग 20% सीबॉर्न ऑयल और लिक्विफाइड नेचुरल गैस आमतौर पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर गुजरती है। एक छोटा सा रास्ता जो लिटरली पूरी दुनिया की एनर्जी सप्लाई का इंजन है, और अब ये ब्लॉकेड की वजह से पूरी तरह बंद पड़ा है। इस ब्लॉकेड का जमीनी असर देखिए।
IAEA के डेटा के मुताबिक ये ऑयल मार्केट के इतिहास की सबसे बड़ी सप्लाई रुकावट बन चुकी है। ब्रेंट क्रूड की कीमतें तुरंत 10 से 13% तक उछल गईं। ग्लोबल मार्केट में भारी गिरावट और मैसिव इन्फ्लेशन देखने को मिला। समुद्री सुरंगों और ड्रोन हमलों के कारण गर्मियों का फ्यूल मार्केट कंप्लीटली रेड जोन में चला गया है। द डिप्लोमैटिक स्टेलमेट, एक ऐसा कूटनीतिक गतिरोध जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन लग रहा है। इस गतिरोध के पीछे दोनों पक्षों की अपनी अपनी विपरीत मांगें हैं। एक तरफ वॉशिंगटन की मांग क्लियर है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बिना किसी टोल के फ्री नेविगेशन हो और हाईली एनरिच्ड यूरेनियम को पूरी तरह नष्ट किया जाए। वहीं दूसरी तरफ तेहरान की मांग है कि हॉर्मुज पर उनकी संप्रभुता बनी रहे, नया टोल सिस्टम लागू हो और उनके न्यूक्लियर अधिकार के साथ साथ मौजूदा यूरेनियम स्टॉकपाइल भी बरकरार रहे। एक्सपर्ट्स इस स्थिति को टाइमिंग और सीक्वेंसिंग का मुकाबला बता रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान जैसे देश इंटरमीडियरीज बनकर इस बिखरे हुए कम्युनिकेशन को सुलझाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। फासले शायद थोड़े कम जरूर हुए हैं, लेकिन अभी तक रियलिटी में कोई भी फॉर्मल सीज फायर एग्रीमेंट साइन नहीं हो पाया है। कहानी फिर से वहीं घूम कर आती है जहां से शुरू हुई थी। IAEA हेड राफेल ग्रॉसी का ये स्टेटमेंट यहां बिल्कुल फिट बैठता है। कोई भी समझौता जिसमें ऐसी इंस्पेक्शंस वापस लाने का प्रावधान ना हो, वो सिर्फ और सिर्फ एक इल्यूजन यानी एक भ्रम होगा। बिना पहले जैसी विजिबिलिटी लौटे और बिना पक्के डेटा के किसी भी डिप्लोमेटिक डील का कोई मायना नहीं रह जाता। डेटा आज भी अंधेरे में है और इसके साथ ही एक सबसे बड़ा सवाल इस एक्सप्लेनर के आखिर में सामने खड़ा होता है। अगर ये जानकारी इसी तरह लगातार अंधेरे में छिपी रही तो क्या वैश्विक सुरक्षा को कभी भी पूरी तरह से वापस रिस्टोर किया जा सकेगा?